गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। क्या होमवर्क दिया था? S2। 1, 2 और 12, बस मात्र 3 क्वेश्चन थे। यस, कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के। आवाज आ रही मेरी? यस, आवाज आ रही है।
गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। अब आने लग गया ना चैट का ऑप्शन। अच्छा, मैं पहले भी दिख रहा था। चलो, तो क्या डाउट है भाई? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 12। देखो देना, वो आईपैड चला क्या? आईपैड। 1 और 2 हो गए क्या? इन तीनों में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 में तो पहले एक्स से एक्स बी से आपको वाई ए वाई बी फाइंड आउट करना है। एक्स ए एक्स बी पता है, इससे पहले आप वाई ए वाई बी फाइंड आउट करो। तो ये जो वाई आएगा मेरे हिसाब से आ रहा है 36 अपॉन खैर मैं कैलकुलेशन, इससे सबसे पहले आपको एक्स ए से वाई ए निकालना, और ये जो वाई है ये आपका फिर हो जाएगा नया एक्स ए डैश, और फिर अब आपको इससे क्या निकालना है? वाई ए डैश। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत बर्थडे विशेष के लिए। बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा रहा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो उसके सबके लिए दिल से, मन से, दिमाग से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ईयर यही दुआएं हैं कि आप सभी लोग आईआईटीज में जाके वहां से विश करें। नहीं तो दो इच्छाएं हैं, एक तो आप आईआईटीज में जाएं और वहां से फिर मेरे को विश करें, तो भगवान करे दोनों इच्छाएं पूरी हो। और उसके बाद 4 साल बाद जब अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी करने लग जाएं तो कुछ पार्टी वार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मैं आऊंगा डेफिनेटली, तुम बुलाओगे तो। तुम्हारे बर्थडे की पार्टी में भी और मेरे बर्थडे की पार्टी में भी बुलाओगे तब भी आऊंगा। ठीक है, भूलना मत।
हाँ बिल्कुल, दो दो पार्टी देनी पड़ेगी तुम्हें। चलो, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। एक्स से वाई निकालो, जो वाई है वही आपका नया एक्स से डैश हो जाएगा, उससे वाई डैश निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कह रहा है कि कंपोजिशन क्या होनी चाहिए सॉल्यूशन की, ताकि ये 0.5 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर, 0.5 एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल प्रेशर अगर है तो 90 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन ये होती है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, यही एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहां पर अब अगर हम चाहते हैं कि 0.5 एटमॉस्फेयर अगर एक्सटर्नल प्रेशर है, तो 90 डिग्री पर सिस्टम का वेपर प्रेशर भी अगर 0.5 एटमॉस्फेयर हुआ, तो यही 90 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब पीटी की वैल्यू भी कितनी हो जानी चाहिए, 0.5 एटमॉस्फेयर, मतलब इन टर्म्स ऑफ टॉर 380। अब एक्स से पी ए नॉट, एक्स बी पी बी नॉट से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक करवा चुका हूं मैं आपको इसी तरह का क्वेश्चन, बस ये थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में। यहां स्टार्टिंग जो हो रही है वो वाई ए वाई बी से हो रही है। वाई ए आपको पता है, उसको अब हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो वाई ए पता है, वाई बी पता है, तो उसे एक्स से एक्स भी निकाल सकते हो, पीटी निकाल सकते हो, और बाकी सारी जो भी और बातें हैं। द कंपोजिशन ऑफ द टोटल प्रेशर व्हेन दिस ड्रॉप इज फॉर्म्ड, मतलब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म्ड। द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट बबल, जब लास्ट बबल ऑफ वेपर बचेगा, मतलब सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो उस पॉइंट पर आपको एक्स से एक्स भी पता है। और सी पार्ट, द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन whose नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टी। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब टी है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो पीटी है, सॉरी 1 एटमॉस्फेयर, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया तन है। कंपोजिशन मतलब देखो, कंपोजिशन में आप मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो, मोलरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एग्जाम में बहुत क्लियरली मेंशन होगा कि मोल कंपोजिशन मतलब मोलरिटी या मोल फ्रैक्शन या मोललिटी, वो क्लियरली मेंशन होगा, डोंट वरी। हाँ, सॉल्यूशन का ही बॉइलिंग पॉइंट मतलब किस टेम्परेचर पर वो वेपराइज होना स्टार्ट करता है। एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब किस टेम्परेचर पर वो वेपराइज होना स्टार्ट करता है, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था डिस्टिलेशन क्या होता है, राइट? डिस्टिलेशन मैंने समझा दिया था, और मैंने ये समझाया था कि डिस्टिलेशन में एक ही चैप्टर में, सॉरी एक ही बार में प्योर ए प्योर बी नहीं मिलेंगे, आपको मल्टीपल साइकिल्स करने होंगे। हर स्टेप में वेपर में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका मोल फ्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे हमारा जो डिस्कशन था उसमें ए मोर वोलेटाइल था, तो हर एक स्टेप में वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ गया, बढ़ता जाता है। और रिमेनिंग लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जाता है, तो रिमेनिंग लिक्विड में बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाता है। अगर आपको प्योर ए चाहिए तो वेपर्स को बाहर निकालो, कंडेंस करो, फिर वेपराइज करो, फिर कंडेंस करो, फिर वेपराइज करो, फिर कंडेंस करो। और अगर आपको प्योर बी चाहिए तो वेपर्स को नहीं, किस पर फोकस करो? रिमेनिंग लिक्विड पर। वेपर्स बनी उसे साइड में निकाल के भूल जाओ। बचे हुए लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन कम हो गया, बी का बढ़ गया, फिर वापस उसको किसी और टेम्परेचर पर वेपराइज करो। जो वेपर्स बनी उसको बाहर निकाल के साइड में कर दो, रिमेनिंग लिक्विड को यूज करो। तो हर बार इस तरह से रिमेनिंग लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ग्राफिकली बनाना था, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था। फिर मैंने ये भी समझाया था आप लोगों को लास्ट क्लास का जो एग्जाम्पल था कि अगर मान लो ये कोई सॉल्यूशन है ए और बी का, जिसमें ए का बॉइलिंग पॉइंट है लेट से 400, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 800। अगर मैं चाहता हूं कि ये सॉल्यूशन वेपराइज हो
तो टेम्परेचर 500 से कुछ 700 तक करना होगा। 500 से कम अगर टेम्परेचर है तो कुछ भी वेपराइज नहीं होगा, जबकि टेम्परेचर एक ही बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है फिर भी कुछ भी वेपराइज नहीं होगा। और अगर आपने टेम्परेचर 700 से ज्यादा कर दिया तो ए और बी दोनों पूरे के पूरे वेपराइज हो जाएंगे। ए और बी दोनों पूरे वेपराइज हो जाएंगे, जबकि टेम्परेचर अभी भी 700 केल्विन है जो कि बी के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। मतलब ये एक सॉल्यूशन है। अब इसका इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जिसका मोल फ्रैक्शन 0.5 है, उसके लिए 400 से और 800 से कोई लेना देना नहीं है। इस सॉल्यूशन को किससे मतलब है? 500 केल्विन, 700 केल्विन से इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो पूरा वेपर्स, इससे कम हुआ तो पूरा लिक्विड, इन बिटवीन है तो वेपर्स बनेंगी, लेकिन उन वेपर्स में भी ए और बी दोनों होगा, लिक्विड में भी ए और बी दोनों होंगे। लास्ट क्लास में हमने जिंक, कैडमियम, इसका एग्जाम्पल यूज किया था। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट था 912 डिग्री सेल्सियस, कैडमियम का था कुछ 767, बट इसका मतलब ये नहीं कि 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट अप कर दो तो कैडमियम वेपराइज हो जाएगा और जिंक बच जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो जो वेपर्स बनेगी उसमें कैडमियम का परसेंटेज ज्यादा होगा, जिंक का कम होगा। तो जो वेपर्स बनेगी उसमें एक कैडमियम का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम दूसरी जगह लगाएं, इसी थॉट को अगर हम दूसरी जगह पुट करें, तो बहुत बार एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं इसी चीज को समझाने के लिए, कि मान लो ये तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए समझाया, सेम लॉजिक मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी एप्लीकेबल है। यही थॉट पूरा मेल्टिंग पॉइंट पर भी लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरे पास जिंक एंड कैडमियम का कोई अलॉय है, सॉलिड है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कैडमियम का कम होता है। मान लो ऐसे रैंडम कुछ वैल्यू ले रहा हूं कि कैडमियम का है 300 या कैडमियम का लेट से 350 केल्विन और जिंक का है 450 केल्विन। तो क्या लगता है आपको, इसको अगर मैं हीटअप करूंगा, मान लो 400 केल्विन पर मैंने इसको हीटअप कर दिया, सॉलिड है, तो क्या ऐसा होगा कि इस अलॉय में से कैडमियम जो है वो मेल्ट होके बहता हुआ बाहर निकलेगा और फाइनली जो है वो जिंक का एक खंडर बच जाएगा? अब आया इतनी देर से, क्या ऐसा होगा क्या? तो फिर यहां पर भी पता क्या होगा, यहां पर भी जब आप इसे मान लो 400 केल्विन तक हीटअप करोगे तो कुछ पार्ट इस अलॉय का वो मेल्ट हो जाएगा, कुछ पोर्शन जो है मेल्ट हो जाएगा, लेकिन जो मोल्टन पार्ट होगा उसमें भी जिंक कैडमियम दोनों होंगे, जो सॉलिड बचा होगा उसमें भी जिंक और कैडमियम दोनों होंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल कैडमियम मेल्ट होगा, उसमें जिंक भी होगा, उसमें कैडमियम भी होगा, जो सॉलिड होगा उसमें भी कैडमियम और जिंक दोनों होंगे। इवन एक और एग्जांपल लेता हूं, बहुत सिंपल से एग्जांपल, जिससे आप इस चीज को प्रैक्टिकली खुद फील भी कर सको, रिलेट भी कर सको किसी और एग्जांपल से। जैसे लेट से मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक अलॉय बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि यार एक काम करो, जिंक और टिन का एक अलॉय बनाना है। टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिंक का ज्यादा होता है, लेट से 50% बाय मास। इस कंपोजिशन का हमें एक अलॉय बनाना है, तो क्या करोगे आप सोचो। अगर मैं आपसे कहूं यार एक काम करो, 50% जिंक 50% टिन, इसका एक अलॉय बनाओ, तो ऑब्वियसली थॉट क्या आता, हाँ सर इसमें क्या है, एक काम करेंगे दोनों का इक्वल मास ले लेंगे, लेट से 100 ग्राम जिंक ले लिया, 100 ग्राम टिन ले लिया, और एक काम करेंगे एक कटोरा लेंगे जिसमें 100 ग्राम दोनों में मिक्स कर देंगे, गैस स्टोव पर रख देंगे और जैसे पहले तो हीटअप करेंगे, फिर चम्मच से थोड़ा मिक्स कर देंगे, जब वो मेल्ट हो जाएगा तो नहीं, कढ़ाई जो भी ले लोगे, ठीक है, और फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे।
नहीं, हाँ आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत होता है, टेंशन नहीं, वो 1500 के आसपास होता है। खैर इतना कर सकते हो आप, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता प्रॉब्लम कहां होगी? प्रॉब्लम कहां होगी? जब आप इसको मेल्ट करोगे, मिक्सचर को मिक्स भी कर सकते हो, और जब आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ोगे, जब आप इसे सॉलिडिफाई कर रहे होंगे, वहां प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी वो समझाता हूं। क्योंकि टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो दैट मीन्स टिन की लिक्विड में रहने की टेंडेंसी ज्यादा है। टिन की लिक्विड में रहने की टेंडेंसी ज्यादा है। जैसे जो मोर वोलेटाइल होता है उसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उसकी लिक्विड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो टिन की लिक्विड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा, राइट। तो होगा क्या? टिन लिक्विड में ज्यादा रहना चाहता है। अब जब आप इसे सॉलिडिफाई कर रहे हो, तो हमें पता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन टेम्परेचर जो है बाउंड्रीज पर पहले डिक्रीज होगा, जो भी बाउंड्रीज है उस पर पहले डिक्रीज होगा। तो जैसे ही बाउंड्रीज कुछ सॉलिडिफाई होने लगेगी, इस पोर्शन से जो टिन है, इस पोर्शन से टिन जो है वो बीच वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मोल्टन स्टेट में अभी भी। तो जो पोर्शन सॉलिडिफाई होगा, वहां से टिन निकलकर लिक्विड वाले पार्ट में आ जाएगा। मतलब यहां पर टिन का परसेंटेज 50% से कम हो जाएगा, जिंक का परसेंटेज 50 से ज्यादा हो जाएगा। इवन क्या होगा, जब अब सेकंड लेयर जब सॉलिडिफाई होने लगेगी, जब सेकंड लेयर सॉलिडिफाई होने लगेगी, तो वहां से टिन जो है और बीच में आ जाए। ऐसा नहीं कि जितना है उतना ही आ जाएगा, सारा तो नहीं आएगा, बट कुछ टिन जो है और बीच में आ जाएगा। मतलब जैसे कुछ पार्ट सॉलिडिफाई होने लगेगा, वहां से टिन थोड़ा बीच वाले पार्ट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर जब बीच वाला पार्ट सॉलिडिफाई होने लगेगा, तो वहां से फिर और अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो पार्ट सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होगा, उसमें टिन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा। टिन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, और जो सबसे पहले सॉलिडिफाई हुआ, उसमें जिंक का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि अलॉय बनाना है, किस कंपोजिशन का, जिसमें 50% जिंक हो और 50% टिन हो। आपने क्या बनाया? आपने जो अलॉय बनाया उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है ही नहीं। आउटर साइड में जिंक का परसेंटेज ज्यादा है, इनर साइड में टिन का परसेंटेज ज्यादा, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। जितना थिक सैंपल होगा, उसकी कंपोजिशन को यूनिफॉर्म रखना उतना ही मुश्किल काम होता है, उतना ही मुश्किल काम होता है। ये जो रेलवे ट्रैक हम देखते हैं ना, अच्छे खासे थिक होते हैं, इनको बनाना आसान काम नहीं है भाई, क्योंकि इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रखना बड़ा मुश्किल काम। और कंपोजिशन एक जैसी नहीं रहती ना, तो ये जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ जनरेट हो जाता है। तो ये नहीं कि हाँ सर बड़े आराम से, ठीक है सर, 100 ग्राम मिक्स करेंगे, चम्मच से हिलाएंगे, लो सर अलॉय बन गया। हाँ जैसे खिचड़ी बना रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला भाई। खैर ऐसा नहीं है, इसीलिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है भाई। अच्छी बात, इतना सिंपल नहीं है ये सब, नहीं तो आपकी और हमारी कोई जरूरत नहीं होती इस दुनिया में भाई। इंजीनियर्स की जरूरत ही क्यों पड़ती भाई? क्या करें, कैसे बनाएं ताकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला बने। तो जहां जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, जो जितना काम मुश्किल भरा होता है, वहां अपॉर्चुनिटीज उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती, नहीं तो पता चला इंजीनियर्स झाड़ू लगा रहे हैं। और इसी से आप एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग पढ़ा हुआ होगा आपने, जिसके थ्रू दो कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन में हम सेपरेशन पता कैसे करते हैं? वेपराइज करके। यहां पर जोन रिफाइनिंग में आप सेपरेट कैसे करते हो? मेल्ट करके। मेल्ट करके सेपरेट किया जाता है। हाँ पढ़ा होगा आपने। जैसे इसी का एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं, होता क्या जोन रिफाइनिंग में? जोन रिफाइनिंग में
ये जो पार्ट है इसे मेल्ट कर दिया जाता है, और पूरा तो नहीं, सेमी मोल्टन स्टेट में, सेमी मोल्टन स्टेट में इसको मेल्ट कर दिया जाता है, और ये जो कॉइल्स होती फिर ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये कॉइल्स जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो जब ये वाला पार्ट वापस सॉलिडिफाई होता है, ये वाला पोर्शन जब सॉलिडिफाई होता है, तो यहां से कह सकते हो कि टिन जो है वो लिक्विड वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये कॉइल्स जब आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो टिन और आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर टिन और आगे शिफ्ट हो जाएगा, और आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली इस एंड पर जिंक का परसेंटेज ज्यादा होगा और इस एंड पर टिन का परसेंटेज ज्यादा होगा। ऐसी साइकिल एक नहीं बहुत बार की जाती है। हर बार इस एंड पर जिंक का परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाएगा, इस एंड पर टिन का परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां पर आपको कुछ ऑलमोस्ट प्योर जिंक और यहां पर ऑलमोस्ट प्योर टिन मिल सकता है। हाँ, सोनू ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर फिर अलॉय कैसे बनेगा सर, ये तो बताओ बेटा। उसके लिए तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है ये समझना कि अलॉय कैसे बनेगा? उसके लिए तो पूरे 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, तब जाके समझ में आएगा। वैसे थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। फिर किया क्या जाता है यहां पर कि इसको जब सॉलिडिफाई किया जाता है ना, तो कंटिन्यूअसली स्टरिंग की जाती है, इसको मिक्सअप करते रहते हैं ताकि टेम्परेचर थ्रू आउट एक जैसा रहे, यानी सरफेस वाला पार्ट बीच में आ जाए, बीच वाला पार्ट साइड में चला जाए, ताकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट पूरा यूनिफॉर्म रहे। और फिर जब लगे कि यार अब सॉलिडिफाई होने ही वाला है, सडनली इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, और इतना सडन टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है ताकि टिन को मूव करने का टाइम ही ना मिले, टिन को मूव करने का टाइम ही ना मिले। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वेंचिंग। एक वर्ड यूज किया जाता है क्वेंचिंग, जिसमें यह होता है कि सडनली टेम्परेचर को ड्रॉप कर दो। हाँ, बहुत पढ़ा बेटा, सही कह रहे हो तुमने सर, आपकी मेटलर्जी ब्रांच का ही है ये सब। क्वेंचिंग, एनिलिंग, बट ज्यादा मत पूछना भाई, बहुत पढ़ा ये हमने। थोड़े थोड़े से कुछ वर्ड्स याद है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो आप सोचो, एक छोटी सी चीज, एक मिक्सचर अगर आपको बनाना है, एक अलॉय अगर हमें बनाना है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। इतना आसान काम नहीं है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ा है ना, राउल्स लॉ, उसका एप्लीकेशन, एक सॉल्यूशन में और एक प्योर लिक्विड में क्या डिफरेंस है, अब वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि जब भी आप कोई मिक्सचर बनाते हो ना, जब भी आप कोई मिक्सचर, ये सब मिक्सचर है, हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर की बात हो रही है, सब होमोजीनियस मिक्सचर है। ये होमोजीनियस मिक्सचर प्योर सब्सटेंस से बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं। प्योर सब्सटेंस का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक सॉल्यूशन का ना तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है ना बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, उनकी एक रेंज आती है। वैसे इस चैप्टर में ज्यादातर फोकस हमने बॉइलिंग पॉइंट पर किया है, बट वही थॉट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पर भी लगा सकते हो। तो ये इस चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। समझ में आई मेरी बात कि प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन बिल्कुल अलग अलग तरह से हैं। हमें लगता है कि मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट्स अभी भी वैसे ही बिहेव कर रहे होंगे जैसे वो अलग अलग थे, तो ऐसा नहीं है। एक कंपोनेंट जो होता है मिक्सचर का, उसका बिहेवियर प्योर कंपोनेंट से बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक पार्ट यहां आके कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। बेसिकली मैंने जो बताया आपको, राउल्स लॉ और उस राउल्स लॉ का एप्लीकेशन, साथ में हमने फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी डिस्कस किया है। प्रेशर के साथ कर्व कैसे होगा, टेम्परेचर के साथ कर्व कैसा होगा, वो मैंने आपको समझाया है। राइट, अभी तक जो हमारा इस चैप्टर में डिस्कशन था, आप ये कह सकते हो कि ए और बी दो कंपोनेंट जो हम मिक्स कर रहे थे, वो दोनों ही लिक्विड थे, क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर था। अब हम बात करेंगे एक लिक्विड में अगर हम कोई सॉलिड डाल दें तो क्या होगा। तो जो सॉलिड्स होते हैं ना, वैसे तो इनका भी वेपर प्रेशर होता है, लेकिन सॉलिड्स का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है।
तो नॉर्मली हम सॉलिड्स को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। हाँ, वैसे कुछ सॉलिड्स का वेपर प्रेशर भी अच्छा खासा होता है, जैसे आई थिंक आप सबको पता है कैम्फर, नेफ्थलीन, जिनका वेपर प्रेशर अच्छा खासा होता है, बट अदरवाइज सॉलिड्स का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, तो सॉलिड्स को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो अगर किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और इसी से रिलेटेड एक वर्ड और यूज होता है ब्रैकेट में, वो भी लिख लो आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो अभी समझाऊंगा। बट हाँ, अब जो सारा डिस्कशन हो रहा है उसमें आप कह सकते हो कि हम जो बात करेंगे वो सॉलिड इन लिक्विड, और अभी तक का जो हमारा डिस्कशन था वो लिक्विड इन लिक्विड था, ए भी लिक्विड बी भी लिक्विड, क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर था। और यहां पर लिख सकते हो सॉलिड्स इन जनरल, सॉलिड्स आर नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब उनका वेपर प्रेशर जो है वो क्या मानेंगे हम, 0। अब क्या देखा गया, एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हम किसी लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स करें उससे क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन। तो वो जो सॉल्यूशन बना है ना, उस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज, उस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज केवल इस पर डिपेंड करती है कि आपने जो सॉलिड मिक्स किया उसके कितने मोल्स मिक्स किए हैं। इस पर डिपेंड नहीं करती कि वो सॉलिड कौन सा है, मतलब वो सॉलिड ग्लूकोज है या सुक्रोज है या यूरिया है, इस पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो लिखिए यहां पर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute in liquid depends only on number of moles of non-volatile solute and is independent of its nature। इट्स नेचर से मतलब कि वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन्हें हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऐसी 4 प्रॉपर्टीज होती है, ऐसा नहीं कि सारी प्रॉपर्टीज, ऐसी 4 प्रॉपर्टीज होती है जो केवल नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। तो अब हम केवल उन 4 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पर मैं आ रहा हूं, विच इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ध्यान रखना, आप सारे डिस्कशन में जो सॉल्यूट है वो सॉलिड होगा और वो नॉन वोलेटाइल होगा। तो अब यहां पर एक तो क्या होता है, थोड़ा सा जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो हम बदल देते हैं। कैसे, वो समझाता हूं। अभी तक 2 लिक्विड थे, दोनों ही वोलेटाइल थे, तो एक का वेपर प्रेशर PA0, दूसरे का PB0, लेकिन अब तो केवल एक ही वोलेटाइल है।
अगर एक ही सब्सटेंस वॉलेटाइल है तो उसके वेपर प्रेशर को हम लिखते हैं पी नॉट, विच इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम पहले पी ए नॉट या पीबी नॉट लिखते थे, अब हम उसको लिखेंगे पी नॉट। पहले सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीटी से लिखते थे, अब हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीएस से लिखेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर, सॉरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, लेकिन हाँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा किसके कारण, सॉल्वेंट के कारण ही होगा। तो एक तरह से ये पीटी या पीएस कह सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और डेफिनेटली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम ही होगा क्योंकि आपने उसमें कोई सॉल्यूट डाल दिया, जैसे पीए की वैल्यू पीए नॉट से कम होती है, पीबी की वैल्यू पीबी नॉट से कम होती है। उसी तरह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो कम ही होगा। तो यहां पर पी नॉट माइनस पीएस, पी नॉट माइनस पीएस, दैट इज लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बात कुछ समझ में आई कैसे मैंने कहा ये? तो Pt इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। मान लो B जो है वो सॉल्यूट है, अगर B सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर तो 0। अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है यानी Pt, उसकी वैल्यू पी ए नॉट से तो कम ही होगी क्योंकि एक्स ए 1 से कम है। तो Pt की वैल्यू पी ए नॉट मतलब पी नॉट से कम ही होगी, इसीलिए इसे हम कहते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। देन एक और टर्म यहां पर हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। एक तरह से परसेंटेज चेंज जिसे आप कह सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज चेंज, हाँ या ना? तो इसे बोला जाता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। आवाज आ रही मेरी? कोई कमेंट नहीं आ रहे यार आप लोगों के, या कमेंट कर नहीं पा रहे हो, या आवाज ही नहीं आ रही है, सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो? आ रही है, हाँ भैया अपनी प्रेजेंस बताते रहा करो। पता चला कि सर सब सो रहे हैं, हम तो आप भी सो जाओ। तो अगर तुम लोग सो रहे हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी सो जाऊंगा यार। हाँ चलो अब लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जैसे यूं कह सकते हो कि मान लो पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 100, फिर आपने उसमें कोई सॉल्यूट डाल दिया तो उसके कारण उसका वेपर प्रेशर 100 से कितना हो गया 80, तो कितना कम हो गया 20, तो 20 तो उसका क्या हो गया लॉवरिंग। परसेंटेज लॉवरिंग निकालनी है तो चेंज डिवाइडेड बाय था कितना 20 अपॉन 100, तो कितना कम हुआ 20%। इसे कहा जाता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर होती है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ये सॉल्यूट के नंबर्स पर ही डिपेंड करती है। कैसे वो समझा देता हूं, ये तो सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब यहां पर जो ये एक्सप्रेशन था Pt इक्वल्स टू एक्स से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, तो इस ये तो हमारा हो गया सॉल्यूट। और अगर ये सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर 0 क्योंकि सॉल्यूट क्या है सॉलिड। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अब हम क्या लिख रहे हैं Ps, तो ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
इनटू सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम कैसे लिख रहे हैं, पी नॉट से। इसको अगर रीअरेंज किया जाए तो पी नॉट माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू पी नॉट, और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। स्मॉल एन मतलब सॉल्यूट के मोल्स, कैपिटल एन मतलब सॉल्वेंट के मोल्स। तो ये जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है। सॉल्यूट कौन सा, उससे कोई मतलब नहीं है कि ये ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सेम है तो उनका रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर भी सेम होगी। दैट्स व्हाई रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, ये एन कौन सा, इससे कोई मतलब नहीं है। बड़ा सिंपल सा, क्योंकि पीबी नॉट वाली टर्म तो जीरो हो गई। यहां पर सॉल्यूट से रिलेटेड कौन सी टर्म थी, पीबी नॉट जीरो हो गया, तो अब सॉल्यूट कौन सा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर पीबी नॉट की वैल्यू होती तो सॉल्यूट कौन सा उससे फर्क पड़ता, लेकिन पीबी नॉट तो हो गया जीरो, तो अब सॉल्यूट से कोई मतलब ही नहीं रह गया, बस उसके मोल फ्रैक्शन से मतलब है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर आ गया। क्या प्रॉब्लम होती वो मैं बता दूं। बहुत बार क्या होता है, ये जो नोटेशंस चेंज हुए ना, पीटी को पीएस लिख दिया, पीए नोट को पी नोट लिख दिया, बहुतों को ये पता ही नहीं होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ऐसा लगता है कि ये एक अलग फॉर्मूला है और ये एक अलग फॉर्मूला है। सब अगर क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला भी लगा देते हैं, ये फॉर्मूला भी लगा देते हैं, दोनों ही लगा देते हैं। अरे भाई ये एक ही फॉर्मूला है, या तो ये लगाओ या ये लगाओ। ऐसा नहीं इसमें भी डेटा पुट कर दो, इसमें भी डेटा पुट कर दो और फिर कह दो सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। अरे नहीं होगा, ये दो इक्वेशन नहीं है, ये एक ही इक्वेशन है। आपकी इच्छा है तो या तो ये फॉर्मूला लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ। ये जो पीटी है वही यहां पीएस है, ये पीए नोट जो है वही ये पी नोट है। क्या फाइंड आउट करना उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि पीटी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको कहा जाता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड आउट करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। जिससे कैलकुलेशन कम हो वो आप करो। जैसे काइनेटिक्स में था ना, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस हम करते थे, तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला AT इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अगर AT निकालना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, या K निकालना है तो KT इक्वल्स टू ln ए नॉट अपॉन AT, जिससे आप K निकाल सकते हो। तो वो एक रीअरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं है। यहां पर भी हमने रीअरेंजमेंट किया है, यानी ये अभी भी वही राउल्स लॉ है, कुछ भी नया नहीं हुआ है, वही राउल्स लॉ, बस उसमें सॉल्यूट को हमने क्या बोल दिया, नॉन वोलेटाइल। इवन क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं दे रखा हो, समझ जाओ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। जिसका वेपर प्रेशर दे रखा है वो वोलेटाइल, जिसका नहीं दे रखा है नॉन वोलेटाइल। ठीक है। हाँ, लेकिन अब यहां पर इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं, देखो लिक्विड सॉल्यूशन में भी जो समझने वाला पार्ट था ना, वो तो फेज डायग्राम था जो मैंने आपको समझाया। बाकी इस चैप्टर में सही पूछो तो कोई बहुत ज्यादा समझाने वाला पोर्शन नहीं है। न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान है। हमने जितने न्यूमेरिकल्स किए ना, मैं लिख के देता हूं, उससे ज्यादा जेई में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और जो किए हैं ना, वो भी मैंने यूं कह दो कि एक ही कॉन्सेप्ट पर दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं, ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। वो इतने भी नहीं, अगर आप अलग अलग टाइप्स निकालोगे ना तो लगेगा कि सर ये तो कुल मिला के दो तीन तरह के क्वेश्चंस है क्या, एक्स ए एक्स बी, वाई ए वाई बी, पीटी, खत्म। इन्हीं को आपस में रिलेट करना है। लेकिन अब इस चैप्टर में मेनली प्रॉब्लम कहां आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो बता देता हूं। कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स में। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है तो आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दे रखी हो सकता है क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दे रखी हो, या हो सकता है मोल फ्रैक्शन दे रखा हो।
मोल फ्रैक्शन दे रखा तो ये निकालना बहुत आसान है। मोलरिटी दे रखी है तो पहले मोलरिटी ग्राम पर लीटर पीपीएम, इससे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। यानी कन्वर्जन अच्छी तरह से आना चाहिए, जो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ते हैं कि टर्म्स को, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो अच्छी तरह से आना चाहिए। वो बहुत जरूरी है अब इस चैप्टर के लिए। हाँ बेटा, बस नाम लो 11th का, सर यही तो नहीं आता, जहां 11th का नाम लो वही तो नहीं आता। मैं बस एक ही सेंटेंस आता खट से। तो या तो अब क्वेश्चन में मोलरिटी दे रखी है तो मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन निकालो, नहीं तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, इसी फॉर्मूले को हम मोलरिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मोलरिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कैसे वो बता देता हूं। मोलरिटी क्या होती भाई? सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो इनटू 1000। ये एन सॉल्यूट के मोल्स है, ठीक है। तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। पी नॉट अपॉन, उल्टा कर दिया, यूं कर दो, इन्वर्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इन्वर्ट, इधर भी -1 इधर भी -1, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है। फिर से इन्वर्ट किया तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? सॉल्वेंट के मोल्स। सॉल्वेंट के मोल्स मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कैपिटल डब्ल्यू मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल एम मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी को अगर हम रीअरेंज करें तो स्मॉल एन अपॉन डब्ल्यू इंटू, ये कैपिटल एम ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मोलरिटी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ, ये किसका मोलर मास है ध्यान रखना? सॉल्वेंट का। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलरिटी हो गई, इसको मैं मोलरिटी लिख सकता हूं। तो ये अगेन एक फॉर्मूला आ गया, लेकिन इसमें कह सकते हो कि ये मोलरिटी की टर्म्स में तो है, लेकिन ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो बस ठीक है, फॉर्मूला ये मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में है, ये मोलरिटी की टर्म्स में है, रीअरेंज करके मैंने लिख दिया है यहां पर। फर्दर एक और छोटा सा पॉइंट है, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है इसका मतलब क्या हो गया? डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में आप कैपिटल एन के रेस्पेक्ट में स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। इस स्मॉल एन को यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या बचा? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, जो कि यहां पर भी था। स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, जो कि यहां पर भी था, और इसी स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना?
ये स्टेप्स ये देख रहे हो, तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। हाँ, यहां पर आप कह सकते हो कि ये एक तरह ये जो टर्म्स है वो अभी भी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ही है, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लगा सकते हो। ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब सॉल्यूशन जो होगा वो डाइल्यूट होगा। अगर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डायरेक्ट मोलरिटी पुट करके रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अदरवाइज तो आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम यह है कि ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है। और मैं यहां पर बता दूं, ये इतने सारे फॉर्मूले आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक्स पता है, कन्वर्जन आता है कि मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी कैसे निकालनी है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला है, सब हो जाएंगे ये। अगर किसी को लगता है सर एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, मतलब उन्हें बेसिक्स नहीं पता, क्लियरिटी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। और अगर कन्वर्जन अच्छी तरह से आते हैं तो ये सब बहुत आसान लगेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब इस चैप्टर में ये बहुत जरूरी है, सीरियसली ये कन्वर्जन आना चाहिए। और इस पर कोई नया क्वेश्चन नहीं, इस पर बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, वैल्यूज पुट करो, अपने आप आंसर निकल के आएगा। तो यहां पर कोई मैं एग्जाम्पल भी नहीं करवा रहा हूं। सोचो राउल्स लो पढ़ाते वक्त जैसे ही पढ़ाया मैंने क्वेश्चंस करवाए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे, यहां पर कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, वो उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वो तो पहले भी कर सकते थे। यानी जितना ये पढ़ाया ना मैंने, सब किया जा सकता था, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ाया है, बस एक टर्म अलग से बता दी, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन अब मैं आता हूं एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यस, अगर जिसको कन्वर्जन में प्रॉब्लम है उन सब के लिए मैं बताना चाहूंगा, कंसंट्रेशन टर्म के पहले 2 लेक्चर अटेंड कर लो, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। और वो बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन टर्म्स के पहले 2 लेक्चर जेई मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। जेई मेंस में डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर में भी यूज होता है, और वो तो बेसिक्स हैं जो हर जगह कहीं ना कहीं यूज होती ही है। तो इसीलिए वो दोनों चैप्टर्स, 2 लेक्चर्स अटेंड कर लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये नहीं कि सर वो नहीं आता, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में मार्क्स लाने तो कंसंट्रेशन का कन्वर्जन बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स यहां से कर लो, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी होंगे, मेरे को यहां तक याद है, वैसे ज्यादा है उस पर भी वो, तो अपनी कक्षा वाले ऐप से शायद मिल जाए, 11th में होगा, लेकिन वो 12th वाले में नहीं होगा। तो अपनी कक्षा में अगर आप देखना चाहोगे तो आई थिंक देख सकते हो आप लोग, 11th वाले ऐप क्लास में देख सकते हो, नहीं तो यूट्यूब चैनल पर भी है, वहां से भी आप देख सकते हो। मेरे नाम से सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा, वैसे आसानी से तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा कुछ मैंने बहुत पहले उस पर सारे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर जो थे मेरे पास, जो मैंने लॉकडाउन में रिकॉर्ड किए थे, तो वो सारे मैंने डाल दिए थे। तो देख लेती, वैसे जनता मुझे पता कुछ कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि मैंने उसको वापस 2-3 महीनों बाद देखा था, तो उसमें बहुत सारे व्यूज बढ़ गए थे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस।
हाँ जी, क्या आवाज आ रही थी मेरी? कोई बात नहीं, वो क्लास तो तुम्हें भी पता है कितनी बजे ऑफ होती है। अच्छा, कमेंट्स बंद हुए थे केवल, आवाज आ रही थी मेरी। तो अब आ जाते हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, और जो मैं कह रहा था वो ये था कि आप सबको कंसंट्रेशन टर्म्स के 2 लेक्चर, और मुझे जहां तक पता है आप लोगों के पास 11th का भी एक्सेस है, तो या तो 11th वाले अपनी कक्षा वाले क्लास है वहां से देख सकते हो, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मुझे लगता है लेक्चर्स होंगे कंसंट्रेशन टर्म वाले, वो वहां से भी देख सकते हो। हाँ, वो सब एक ही न्यूक्लियस वाले और सब वही लेक्चर्स हैं जो लॉकडाउन के टाइम पर बनाए गए थे। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 13th में भी है, 13th में भी मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाया है, तो उसमें भी है। अब किसी भी लिक्विड में, जैसे पानी में अगर आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। इसे कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन आता है क्यों बढ़ता है, तो उसके लिए पहले वापस बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ जाओ। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन कब होता है? जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या जरूरी है ये मैं पहली डेफिनेशन लिखवा चुका हूं, इसीलिए अब बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। फॉर बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर हो जाना चाहिए? वेपर प्रेशर के बराबर। एट 373 केल्विन पानी का वेपर प्रेशर कितना होता है? पानी का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। इसीलिए अगर एक्सटर्नल प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर है तो 373 केल्विन पानी का क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब सोचो आप, और ये फिर से बता देता हूं, ध्यान रखना जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी कंटेनर कौन सा होना चाहिए? जिसमें पिस्टन लगा हो। तो यहां पर लेट से पानी है 373 केल्विन पर, इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, बाहर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर। एट 373 केल्विन लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम, अंदर और बाहर का प्रेशर भी बराबर है, इसीलिए कह सकते हो कि यही 373 केल्विन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अब अगर हम इस पानी में बाहर से कोई और सॉल्यूट मिक्स कर दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दें, तो जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करोगे, अब जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम होगा। 1 एटमॉस्फेयर से कम होगा, हाँ या ना? रिलेटिव लोवरिंग लोवरिंग होगी वेपर प्रेशर में। तो अब जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं रहा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं रहा। अगर आप चाहते हो कि ये सॉल्यूशन अभी भी वेपराइज हो, वेपर्स बने, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कब तक बढ़ाना पड़ेगा? जब तक वापस इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ना हो जाए। जब तक वापस इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ना हो जाए तब तक आपको फिर से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर होगा वो टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बट टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ या ना? समझ में आई मेरी बात? तो जब कभी भी कहीं पर भी वेपर प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर और कम बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा। वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर लिख सकते हैं
ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट boiling point vapor pressure of solvent decreases, therefore boiling point increases, therefore boiling point increases. ठीक है, बट इसी चीज को अब मैं आपको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करूंगा। इसी बात को ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं वो बता रहा हूं। तो यहां पर मैं वाटर का फेज डायग्राम बना रहा हूं। ये प्योर लिक्विड का फेज डायग्राम है, प्योर लिक्विड का फेज डायग्राम H2O का। ये कर्व किसके बीच में होता है? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। प्योर लिक्विड का जो फेज डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आई थिंक देखा हुआ होगा आप लोगों ने। ये फेज डायग्राम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ये जो एरियाज है ये है सॉलिड, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है लिक्विड को और ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है गैस को। क्या बताता है एक फेज डायग्राम? एक फेज डायग्राम आपको किसी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर उसकी फिजिकल स्टेट बताता है। जैसे वाटर है तो वाटर की फिजिकल स्टेट बताएगा। कैसे? मान लीजिए आपने राइट नाउ प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर, ये बेसिकली प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर आपने रखा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। अब आपको बताना है कि 1 एटमॉस्फेयर अगर एक्सटर्नल प्रेशर है तो वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? क्या बता सकते हो वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी 1 एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल प्रेशर पर? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये जो लाइन है वो सॉलिड वाले पार्ट में भी है, लिक्विड में भी है, गैसेस वाले पार्ट में भी है। सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस है, इस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर T1 है, T2 है और T3 है तो T1 टेम्परेचर पर सॉलिड होगा, T2 टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, T3 टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में होगा। यानी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर प्रेशर आप फिजिकल स्टेट बता सकते हो। सिंपल सा है, जो प्रेशर है उस प्रेशर पर एक लाइन ड्रॉ करो, जो टेम्परेचर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वो एरिया देखो। अगर वो सॉलिड एरिया है तो सॉलिड होगा, लिक्विड वाला रीजन है तो लिक्विड होगा, गैसेस वाला अगर रीजन है तो वो गैसेस स्टेट में होगा। तो इस तरह से आप सॉलिड डिसाइड कर सकते हो। तो एक फेज डायग्राम आपको वो किसी भी सब्सटेंस की, वाटर का फेज डायग्राम है तो वाटर की फिजिकल स्टेट बता रहा है, कोई और सब्सटेंस का है तो वो उसकी फिजिकल स्टेट बताएगा। तो चाहे तो लिख सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट लिखा जा सकता है फेज डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट टेल्स अस about the physical state of a substance at given temperature and pressure. इसके अलावा और क्या बताता है ये फेज डायग्राम? जैसे ये 1 एटमॉस्फेयर पर आप चाहो तो 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, किसी पर भी चेक कर सकते हो, फिजिकल स्टेट पता चल जाएगी। अब यहां पर मान लो टेम्परेचर जो है वो ये है, T5 मार्क कर देता हूं और इस टेम्परेचर को मार्क कर देता हूं T4। अगर टेम्परेचर T4 और T5 है तो क्या होगा? अगर हम T5 टेम्परेचर पर देखें तो ये पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है, इस कर्व पर आ रहा है। इस कर्व पर अगर पॉइंट आ रहा तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में भी होगा, सब्सटेंस गैसेस स्टेट में भी होगा। यानी
कुछ लिक्विड और कुछ गैस। अगर सब्सटेंस लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो टेम्परेचर होगा ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी T5 टेम्परेचर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा एट 1 एटमॉस्फेयर, और T4 जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब ये जो कर्व्स आप देख रहे हो, ये मैं इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं O, ये A, ये B और ये C। तो ये जो OA वाला कर्व है, क्योंकि इस पर लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम पर है, तो OA कर्व आपको क्या बताएगा? बॉइलिंग पॉइंट। OB कर्व मेल्टिंग पॉइंट, OC कर्व सब्लिमेशन पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं? OA कर्व क्या बता रहा है? अबाउट वेरिएशन ऑफ boiling point with pressure. Variation of boiling point with pressure. OB curve tells us about the variation of melting point with pressure, और OC curve tells us about the variation of sublimation point with pressure. समझ में आई ये बात? पानी के केस में ऑब्वियसली T5 की वैल्यू 373 होगी, T4 की वैल्यू 273 होगी। और ये जो पॉइंट O देख रहे हो, पॉइंट O, इसे बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट, और इस पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिस पर कुछ अमाउंट पानी की सॉलिड, कुछ लिक्विड और कुछ गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती। बट ये जो OA कर्व है, इससे हम एक और इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। OA कर्व से एक और इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की जा सकती है। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। मैं वापस से यही डायग्राम बना रहा हूं। 1 एटमॉस्फेयर पर ये T5 टेम्परेचर जो है, ये बॉइलिंग पॉइंट है कब? जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और बॉइलिंग पॉइंट पर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वही वेपर प्रेशर भी होता है। तो T5 टेम्परेचर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वेपर प्रेशर कितना होगा, तो आंसर इज 1 एटमॉस्फेयर। T5 टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट है, कैसे पता चला बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि ये इस कर्व पर पॉइंट आ रहा है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट कब है? जब ये एक्सटर्नल प्रेशर है, तो यही एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया? वेपर प्रेशर भी हो गया। तो अब अगर मुझे किसी और टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना, लेट्स से T4 टेम्परेचर पर, तो मैं क्या करूंगा? ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मुझे क्या दे देगा? वेपर प्रेशर। मतलब सेम OA कर्व, ये OA वाला जो कर्व है, ये आपको और किसका आइडिया दे रहा है? वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर। वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर। तो OA कर्व टेल्स अस अबाउट variation of vapor pressure of liquid with temperature, और OB कर्व जो है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, और OC कर्व पर कौन इक्विलिब्रियम पर है? सॉलिड और गैस। तो ये सॉलिड का वेपर प्रेशर बताता है। यह सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो curve tells us about the variation of vapor pressure of solid with temperature. और मैं आपको बताऊं, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आप पिछले 5-6 सालों के जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखोगे ना, मैं आपको बताऊं इतने बेसिक क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन आए ना, लेकिन जिनको इन कर्व्स का आइडिया ही नहीं है ना, उनके लिए वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो गए। उन्होंने जेईई एडवांस वालों ने बिल्कुल
दिमाग क्या लगाया, उन्हें पता फॉर्मूले तो सबको याद होते हैं, तो उन्होंने फॉर्मूले तो यूज करवाए करवाए, लेकिन उसको थोड़ा सा ग्राफिकली कनेक्ट कर दिया। ग्राफिकली कनेक्ट कर दिया तो जिनको अगर डेरिवेशन नहीं पता, जिनको थ्योरी नहीं पता है, उनको वो समझ में ही नहीं आया कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जबकि वो क्वेश्चन बहुत आसान थे। यस, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन की जेई एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे ना, आप खुद रियलाइज करोगे, और मैं कहता भी हूं बहुतों को कि जेई में अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे आसान क्वेश्चन कौन से चैप्टर के आते हैं जिसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो मेरा पहला आंसर होगा लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल प्लेन क्वेश्चन आते हैं। दूसरा चैप्टर पूछोगे तो मुझे लगता है कि मेरा मानना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। आयनिक के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो इतने आसान नहीं होते हैं। काइनेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, आसान नहीं होते हैं। काइनेटिक्स में आप मान के चलो कुछ अलग पूछेंगे, वो हमने इतना पढ़ा है, लेकिन वो फिर भी कुछ अलग पूछ सकते हैं, चांसेस है अच्छा खासा। तो काइनेटिक्स के क्वेश्चन टफ आते हैं, आयनिक से टफ आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुम डर जाओ, पहले से फिट कर लो, बट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं। जब हम तैयारी करें तो हमें पता होना चाहिए, रियलिटी पता होनी चाहिए। बट लिक्विड सॉल्यूशन में ऑप्शन ही नहीं है ज्यादा। हाँ, लेकिन एग्जामिनर खूब कोशिश करें, बट अगर आपको ये बेसिक्स पता है तो वो सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये बातें समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ। ये जो सब लिखा मैंने कि ओ ए कर्व दोनों बता रहा है, ओ ए कर्व बॉइलिंग पॉइंट भी बता रहा है और ओ ए कर्व वेपर प्रेशर भी बता रहा है, ओ सी कर्व सब्लिमेशन पॉइंट भी बता रहा है, ओ सी कर्व वेपर प्रेशर भी बता रहा है। हाँ या ना? शुभांकर इज सेइंग सर आपका एक एक वर्ड दिमाग में छप गया, बहुत बढ़िया। फरहान, शुभांकर, देव, कौशल, केनी, दक्ष, यार ये गलत लिखा हुआ है, ओ बी नहीं होगा, ये ओ सी होगा। हिमांशु ये क्या लिखा सर, इन दिस ईयर फ्रॉम नीट सिलेबस शुड आई स्टडी और नॉट, ये कुछ लाइन नहीं समझ में आई। ठीक है, लक्ष्य तो ऐसे पूछा, एनी वर्ल्ड कप अपडेट्स, जैसे मैं बीसीसीआई का चेयरमैन हूं, भाई मेरे पास क्या अपडेट्स है, कोई अपडेट नहीं है। नीट से सॉलिड स्टेट डिलीट हो गया भाई, जेई मेंस में तो नहीं हुआ है, ना जेई एडवांस में हुआ है, जब होगा तब सोचेंगे। और डिलीट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं पढ़ना है। तो ये तो अभी मैंने आपको केवल इतना सा समझाया, ये ग्राफ फेज डायग्राम क्या बताता है। अब मैं आता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन से क्या मतलब है वो समझते हैं जल्दी से। तो सिंस अब हमें केवल बॉइलिंग पॉइंट से मतलब है, तो मैं यहां पर केवल ओ ए कर्व बना रहा हूं, केवल ओ ए कर्व बना रहा हूं, बाकी पोर्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये केवल ओ ए वाला कर्व है जो कि आपको बॉइलिंग पॉइंट भी बता रहा है, जो कि आपको वेपर प्रेशर भी बता रहा है। ये एक्सटर्नल एक्सिस पर पी, हॉरिजेंटल एक्सिस पर टेम्परेचर। और ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, थ्रू आउट द चैप्टर कंटेनर में क्या लगा होना चाहिए, पिस्टन, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। मान लो राइट नाउ ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है टी नोट, टी नोट उसका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, पी नोट। एक्सटर्नल प्रेशर इज पी नोट। अब हमने क्या किया,
इस सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब जैसे ही हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा साहब, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेपर प्रेशर को, और वो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो अब इस टी नॉट टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन वेपराइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर पी नोट से कम हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर पी नोट से कम हो गया, इसीलिए अब ये वेपराइज नहीं होगा। ये P1 लिख देता हूं। और मान लो आपने और ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया, और ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया, तो सॉल्यूशन 2 इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, ये भी वेपराइज नहीं होगा P2, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस टी नॉट टेम्परेचर पर सॉल्वेंट तो वेपराइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? P नॉट। बट ये सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 ये वेपराइज नहीं होंगे इस टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि इनका वेपर प्रेशर P नॉट से कम है। हां, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 भी वेपराइज हो, तो इनका वेपर प्रेशर भी P नॉट होना चाहिए। अब अगर आप चाहते हो कि इनका वेपर प्रेशर भी P नॉट हो, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस T1 टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर P नॉट, T2 टेम्परेचर पर इसका भी P नॉट हो जाएगा। यानी ये सॉल्यूशन 1 जो है इस T1 टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाएगा, सॉल्यूशन 2 जो है वो इस T2 टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन 1 का बॉइलिंग पॉइंट हो गया T1, सॉल्यूशन 2 का T2, जो कि T नॉट से ज्यादा है। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 2, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये सॉल्यूशन 1 के लिए और ये सॉल्यूशन 2 के लिए। ठीक है, तो यही चीज मैंने ग्राफिकली समझाई है। ग्राफिकली क्या फायदा मिलेगा ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी से मैं आगे एक और चीज समझाऊंगा, जिससे हमारे पास एक फॉर्मूला भी आएगा, जिससे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना होगा वो फाइंड आउट किया जा सकता है, बट यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क की अगर बात की जाए, ट्वेंटी थ्री से 29, बाकी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेना। अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो लेक्चर्स देख लेना। बेटा आप JAB जेई मेंस का पेपर सिंपल करेगा टफ करेगा, ये तो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। इसका कोई आइडिया नहीं है। वो आसान भी कर सकते हैं, जो है वही मेंटेन कर सकते हैं, टफ भी कर सकते हैं। ये तो पेपर आने पर ही पता चलेगा क्या होने वाला है। तो आपको सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा। फैक्ट तो ये है, जो सबके लिए तैयार रहेगा वो अच्छा करेगा, और जो प्री डिसाइडेड होगा, सोच के कुछ जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी कि पेपर आसान आने वाला है या पेपर, यानी ये जरूर कहूंगा कि कुछ भी सरप्राइज हो उसके लिए तैयार रहना। कुछ अलग से हो सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, बस ये जरूर कहूंगा। बाकी देखो, होगा सबके साथ एक जैसा होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको पैटर्न नहीं पता किसी और को पता है। तो वो जो सरप्राइजिंग वाला एलिमेंट होगा, जितना आपके लिए होगा उतना ही बाकियों के लिए भी होगा। जो उसके लिए पहले से तैयार होगा, पहले से दिमाग में फिट होगा कि यार कुछ भी हो सकता है, तो दैट्स इट।
पेपर का लेवल बढ़ाया जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है, तो एडवांस से ज्यादा तो नहीं टफ करेंगे, उससे तो टफ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ही करेंगे। आसान वैसे ही आसान है, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ और वो आसान कर सकते हैं। और आसान कर भी दिया गया तो कोई तकलीफ नहीं है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आसान कर दे तब भी कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर थोड़ा टफ करे तो उसके लिए हमेशा तैयार हो। चलिए बाय बाय।